जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज से हम आपका आंसर पेपर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, और स्टार्ट करेंगे हम 2018 से। पहला सेट स्टार्ट करेंगे आज से। तो ये पहले सेट निकाल लो सब लोग। HM का आंसर पेपर है। पहला क्वेश्चन है, यानी इसमें खंड आ बहुतल की प्रश्न करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है आपका, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी सूत्र होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा। तो हमें इसमें मात्रक चाहिए। तो तीव्रता के मात्रक हमने दो बताए थे। एक होता है न्यूटन बट्टे कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। ये बहुकल्पी में नहीं दिया ऑप्शन इसका। तो दूसरे से निकालेंगे। तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इससे ही काट दोगे तो मात्रक आएगा आपका वोल्ट मीटर। आपका दूसरा ऑप्शन सही है, वोल्ट मीटर। दूसरा क्वेश्चन हाँ पॉइंट देख लो अच्छी तरीके से। यदि सेलों के संयोजन में R1 तथा R2 क्रम से कुल आंतरिक तथा कुल बाह्य प्रतिरोध हैं। आंतरिक प्रतिरोध दे रहा है, कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर R1 दे रहा है, और बाह्य प्रतिरोध दे रहा है R2। बाह्य प्रतिरोध R2। पीछे हमने थ्योरी जब कराई थी तब हमने बताया था, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, जो बाह्य प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है। यानी बाह्य प्रतिरोध जो होगा वो बड़ा होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा वो छोटा होगा। क्या कह रहा है इसमें? तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी होता है, यानी संयोजन ये उपयोगी होता है। बाह्य प्रतिरोध जो होगा वो बड़ा होगा, और जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो छोटा होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा R2 इज ग्रेटर देन R1, या ऐसे कर सकते हैं R1 इज लेस देन R2। यानी R2 का जो मान होगा वो बड़ा होगा, R1 का जो मान होगा वो छोटा होगा। बाह्य प्रतिरोध बड़ा होगा और आंतरिक प्रतिरोध छोटा होगा। तीसरा का पॉइंट है, यदि X1 तथा X2 क्रम से वोल्टमीटर तथा मिलीवोल्टमीटर के प्रतिरोध हैं। यानी X1 जो दे रहा है वो वोल्टमीटर में दे रहा है, और जो X2 दे रहा है वह दे रहा है मिलीवोल्ट में। तो जो मिलीवोल्ट मात्रक होता है वो छोटा होता है, वोल्ट मात्रक होता है वो मिलीवोल्ट मीटर में। तो मिली जो मात्रक है वो छोटा है, वोल्ट मीटर है वो मात्रक बड़ा है। तो ये इसमें पूछा गया है, मिलीवोल्ट के प्रतिरोध हो तो क्या होगा? यानी X2 का जो मान होगा, X1 का जो मान होगा वो बड़ा होगा, X2 का जो मान होगा वो छोटा होगा। ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाला मात्रक बड़ा है, ये मात्रक छोटा है। दूसरा सही है। हाँ पॉइंट दे रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा। हाइड्रोजन की परमाणु की आयन ऊर्जा होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी बार पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो ये भी याद रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ जूल। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है, दर्शाए गए चित्र के अनुसार स्मॉल f फोकस दूरी वाले लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी x2 का मान है। तो ये 1 नंबर पूछा गया है, तो ये पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर अति लघु उत्तरी प्रश्न में आएगा 2 नंबर में तो हम ये कर देंगे। ये दे रहा है F1, इधर वस्तु रखी हुई है O, इधर ये दूसरा फोकस है F2, यहाँ प्रतिबिंब है, और यहाँ से ये दूरी दे रहा है X2, और इधर की दूरी दे रहा है X1। ये दूरी होगी आपकी फोकस दूरी F, और इधर भी मान लेंगे इस प्रकाश के केंद्र से ये दूरी फोकस दूरी F। अब इसमें ये पूछा गया है कि X2 का मान ज्ञात कीजिए। तो
यदि हम इसी यहाँ से बस से प्रतिबिंब की दूरी अगर हम x मान लें तो ये हो जाएगा x1। इसे पूरे को जोड़ दोगे, यहाँ से लेके ये दूरी होगी वो किस बराबर होगी, x बराबर होगी। तो हम ऐसे कर सकते हैं x1 प्लस के f1 प्लस के f2 प्लस के x2 बराबर टोटल दूरी x। तो x1 f1 और f2 यानी ये f है और ये भी f है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 2f प्लस के x2 बराबर x। x का जो मान होगा वो 4f के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी ये f है, तो ये प्रकार अगर यहाँ वक्रता केंद्र होगा तो ये f और f 2f और इधर भी 2f, ये हो जाएगा आपका 4f। तो यहाँ से x1 प्लस x2 बराबर 4f माइनस के 2f x2 बराबर आ जाएगा 4f में से 2f घटाओगे तो 2f माइनस के x1। देख लो कौन सा विकल्प सही है आपका, 2f माइनस के x1 चौथा विकल्प सही है, 2f माइनस के x1 चौथा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पॉइंट, इसमें दे रहा है चालने एवं संयोजी बेंडों की ऊर्जाओं में अंतर होता है। तो ये ऊर्जा में अंतर होता है वो है होता है चालकों में न्यूनतम होता है। चालकों में कैसा होता है, न्यूनतम, ये याद कर लेना। उसके बाद में आप अब आएगा खंड बा, खंड आपका ये कंप्लीट हो गया। हम कराएंगे खंड बा। खंड बा देखो, दूसरे का ताप। इसमें ये दे रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण होगी। तो दो समांतर धारावाही चालक हैं इस तरीका से, एक धारावाही चालक ये है, एक धारावाही चालक ये है। यदि दोनों धारावाही चालकों में समान दिशा में धारा बहती है, इस तरीका से समान दिशा में धारा बहती है, तो जो बल होगा वो है आपका आकर्षण होगा। जैसे अगर यहाँ से हम इस तरीका से डायरेक्शन निकालें तो ये नीचे की ओर धक्का लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इधर होगी आपकी नीचे की ओर। अगर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें तो ये होगी ऊपर की ओर, तो यहाँ आएगा आपका डॉट। ये थ्योरेटिकल में इस तरीका से डायरेक्शन निकालना बताया था हमने। तो ये डॉट है या क्रॉस है, चुंबकीय जो धारा है ये समान दिशा में धारा बहती है, तो जो बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण होगा। इस तरीका से बल आकर्षण होगा जब दोनों तारों में विपरीत दिशा में धारा बहती है। विपरीत दिशा में धारा यानी ये ऊपर बहेगी, इस वाले तार में नीचे की ओर बहेगी। तो यहाँ दोनों जगह इस तरीका से यहाँ भी क्रॉस आएगा और यहाँ भी क्रॉस आएगा, तो जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण। तो जब तारों में इतना ही करना है, इसमें एक नंबर में है जब तारों में समान दिशा में धारा बहती है तो बल आकर्षण लगते हैं। जब तारों में विपरीत दिशा में धारा बहती है, एक ऊपर एक नीचे, तो बल प्रतिकर्षण लगते हैं। खा पॉइंट देख लो, इसी का खा पॉइंट। हम ये कह रहा है विभव प्रवणता से क्या समझते हैं। तो विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव वृद्धि की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। परिभाषा बता चुके हैं आपको पीछे। विभव प्रवणता बराबर सूत्र होता है विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। का पॉइंट एक तरफ से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो भी आपका सिलेबस हट गया है वो आपको तैयार नहीं करना है, और जो नहीं जो है इसमें वो तैयार करना है। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः शून्य तथा अशून्य होता है, क्यों। यानी प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय में जो बलयुग्म आघूर्ण दे रहा है, जो बल परिणामी बल चुंबकीय आघूर्ण दे रहा है वो कह रहा है शून्य है। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की जो चक्र होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के विपरीत के कारण ये दोनों इस तरीके से कट जाते हैं, तो ये परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो हो जाएगा शून्य। और अनुचुंबकीय में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होने के कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो शून्य नहीं होता है। ऐसे ले सकते हो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, और अनुचुंबकीय में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है।
धा पॉइंट है। एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 अंश है। प्रिज्म कोण है इस तरीका से, तो ये प्रिज्म कोण जो दे रहा है वो 60 अंश दे रहा है, यानी कोण ए बराबर दे रहा है, प्रिज्म कोण को इस दिखाते हैं 60 अंश। उसके बाद इसमें एक पृष्ठ में आपतित अभिलंब प्रकाश किरण दूसरे पृष्ठ को स्पर्श करती हुई पारगमित होती है। प्रिज्म के पदार्थ का क्रांतिक कोण यानी सी का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीका से ये प्रकाश जा रहा है और दूसरे पृष्ठ से इस तरीका से स्पर्श करता हुआ, दूसरे पृष्ठ को स्पर्श करता हुआ इस तरीका से ये अपवर्तित हो जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। डेफिनेशन से होगा ये, यानी सघन माध्यम में वह आपतन कोण, यानी सघन से विरल में आ रही है किरण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। जब इस तरीका से ये किरण आएगी तो यहाँ पर जो कोण होगा आपका 90 अंश होगा, यहाँ भी कोण कितना होगा 90 अंश। जब ये 90 है, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा आपका 30 अंश कोण हो जाएगा। इस तरीका से यहाँ लंब डालेंगे तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण निकालना है हमें, यानी ये होता है आपका क्रांतिक कोण सी। सघन से विरल के लिए ये कोण हो जाएगा आपका सी। अगर यहाँ से अगर ये पूरा कोण देखा जाए तो कितना हो जाएगा 90 अंश, यानी इस यहाँ लिख सकते हैं सी प्लस के 30 बराबर 90। तो सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस के 30 बराबर 60 अंश। यही होता है क्रांतिक कोण, यही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। संधि डायोड, विभव प्राचीर हम ये करा चुके हैं आपको थ्योरी में। विभव प्राचीर क्या होता है, इसमें एन टाइप और पी टाइप दो अर्धचालक मैंने बताए थे। एक होता है एन टाइप, एक होता है विभव प्राचीर मैंने बताया था आपको पीछे। तो विभव प्राचीर क्या होता है, जैसे एन टाइप और पी टाइप दो अर्धचालक होते हैं इस तरीके से, एन टाइप और पी टाइप। तो इनके अवक्षय पथ के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कोई, अवक्षय पथ के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कोई विभव प्राचीर कहते हैं। इसका जो मान होता है 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 4। पॉइंट में दे रहा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का धारा लाभ। धारा लाभ को दिखाते हैं बीटा से, बीटा बराबर दे रहा है 5, क्योंकि ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर है। आधा एक बताया था हमने उत्सर्जक ट्रांजिस्टर, उत्सर्जक और एक बताया था आधा। तो अगर आधा होता तो इसमें लिखते हम अल्फा से और ये उत्सर्जक है तो इसमें लिखेंगे हम बीटा से। यदि इसकी आधार धारा को दिखाते हैं IV से, IV बराबर दे रहा है 0.4 मिली एम्पियर। पूछा है उसमें उत्सर्जक धारा का मान ज्ञात कीजिए। उत्सर्जक यानी IE का मान पूछा है, IE। तो पहले हम IC का मान ज्ञात करेंगे। तो बीटा बराबर सूत्र होता है IC बट्टे IB। IC बराबर I बीटा इंटू IB। IC बराबर बीटा का मान है 0.4, IB का मान दे रहा है, सॉरी बीटा का मान है 5 और IB का मान दे रहा है 0.4। IC बराबर हो जाएगा 4 बजे 20 2.0 मिली एम्पियर, क्योंकि मिली एम्पियर में धारा दे रहा है तो ये मिली एम्पियर में धारा आएगी। उसके बाद में हमने ये पढ़ाया था आपको थ्योरी में IE बराबर IB प्लस के IC। IE होती है उत्सर्जक धारा होती है, IB होती है आपकी आधा धारा होती है, IC होती है वो संग्राहक धारा होती है। IE का मान चाहिए, उत्सर्जक धारा का मान निकालना है। तो IB का मान है 0.4 प्लस के IC का मान है 2, तो ये हो जाएगा IE बराबर 2.4 मिली एम्पियर। यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें अब आएगा आपका खंडसा। खंडसा देखो,
खंड में पहला पॉइंट है, कारण में दे रहा है एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। विभवांतर दे रहा है प्रोटॉन का, वो भी बराबर 500 वोल्ट। प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए, वो भी का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र पढ़ाया था पीछे हमने, k बराबर 1/2 mv²। k बराबर सूत्र होता है qv। अगर प्रोटॉन की बात है तो यहाँ e भी कर सकते हैं, या प्रोटॉन का आवेश रख लेंगे यहाँ पर 1/2 mv²। ये वेग है, ये विभवांतर है, हमें उv का मान चाहिए। तो यहाँ सूत्र हो जाएगा 2q बराबर m उv बराबर हो जाएगा उv² बराबर निकल के आएगा सूत्र 2qv/m। यहाँ q के स्थान प्रोटॉन का आवेश रखेंगे तो वर्ग हटाओगे तो क्या लगाओगे यहाँ पर √2qv/m। देखो उv का मान दे रहा है, और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये सभी मान उठा के रख दोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ये इतना करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा पॉइंट। दो समान आवेश हैं स्मॉल q तथा कैपिटल Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश q रख दिया जाता है। q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। इस तरीका से आवेश रखे हुए हैं, दो बिंदु हैं, कोई यहाँ पर आवेश स्मॉल q है, यहाँ भी स्मॉल q है। इन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु पर आवेश है q। यदि हम इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r ले लें और ये मध्य बिंदु है, तो ये वाली दूरी हो जाएगी आपके r/2, ये भी दूरी हो जाएगी r/2। ये बिंदु है a और ये बिंदु है b, ये मानेंगे आप c मान लेंगे। तो इसमें ये कह रहा है तीनों ये आवेश संतुलन अवस्था में हो। यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन अवस्था में हो तो कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले निकालेंगे इस आवेश का इस पर रहने वाला यानी FAB बराबर सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 q1 q2 यानी q कितना हो जाएगा q²/r इतना आएगा। उसके बाद में या तो इन आवेशों को बीच में निकालेंगे बल, या फिर इन आवेशों को बीच में निकाल लो। तो ये AC बराबर 1/4πε0 q1 q2 यानी स्मॉल q इनटू कैपिटल Q/r²। r का मतलब r/2 का स्क्वायर। निकाय और संतुलन अवस्था में तो ये दोनों बल दोनों बलों का योग जो होगा उतना होगा 0 होगा। FAB प्लस के FAC बराबर 0। FAB का मान है 1/4πε0 q²/r² प्लस के इसका मान दे रहा है 1/4πε0 q कैपिटल Q। इसे खोलोगे तो r²/4 और 4 में आएगा ऊपर बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे 1/4πε0 इनटू q/r²। अंदर बचेगा यहाँ स्मॉल q प्लस यहाँ बचेगा कैपिटल Q और यहाँ 4 बराबर 0। ये पद शून्य भेज देंगे, इस तरीका से भाग भेज देंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल q प्लस के 4q बराबर 0। ये भाग में भेजा तो ये शून्य हो जाएगा। तो ये 4q बराबर ये स्मॉल q ले जाएंगे तो मान इसका कैपिटल Q बराबर आएगा मान इसके q/4। यही आंसर है। इसमें हम दे रहा है ग्राफ पॉइंट में तरंगाग्र क्या होता है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या हमने पीछे करा दी है, वहां से आप कर सकते हो। तरंगाग्र क्या होता है ये भी ठीक है, घाघरी इसका ग्राफ पॉइंट देखना। इसमें दे रहा है 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दे रहा है। उत्तल लेंस है इस तरीका से, इसकी वक्रता त्रिज्या दे रहा है, इसकी वक्रता त्रिज्या दे रहा है, और ये अपवर्तनांक दे रहा है 3/2। तो इस 5 का अपवर्तनांक दे रहा है तो ये मानेंगे ANG बाई के साथ 5 का अपवर्तनांक 3/2। ये त्रिज्या R1, ये वाली त्रिज्या होगी धन की लेंगे, कितने दे रहा है 10 सेंटीमीटर, और ये वाली त्रिज्या का मान लिया जाएगा वो माइनस में लिया जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। यहाँ से बाहर लगने वाला बल निकालेंगे तो ये सूत्र हो जाता है n के बल आर्टिकल कराए थे हमने पीछे। तो सूत्र था ANG माइनस के 1/1/R1 माइनस के 1/R2 यानी n के
इनटू 1/r1 माइनस 1/r2 1/f बराबर ang का मान है 3/2 माइनस के 1 1/r1 r1 का मान कितना है 10 ये माइनस प्लस हो जाएगी 1/10 1/1/f बराबर 3 का भाग हम 2 में जब 2 का भाग 3 में देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5 और 1.5 में से घटाओगे 0.5 1 और 1 2 2/10 1/f बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 10 यानी 1.0/10 यहाँ कर सकते हैं इसे आगे 1/f बराबर 1/10 क्रॉस गुणा करेंगे f बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे देखो पढ़ के अब उसमें ये कह रहा है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की बता जिसमें लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का कोई माध्यम रखा है, यानी जो लेंस है इसके दोनों ओर कोई माध्यम रखा है। ये मान लिया हमने जल रखा है, तो जल रखा है तो जल के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा तो ये यानी ANW जल मान लिया है तो ये ANW का मान जो दे रहा है कितना दे रहा है आपका 4/3। कुछ भी मान सकते हैं माध्यम, जल कांच जल है वायु है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये ANW बराबर कोई लिक्विड मान सकते हैं तो ANM लिखेंगे। तो जल माना है हमने तो ANW बराबर 4/3। अगर यहाँ से WNG का मान निकालेंगे तो सूत्र होता है ANG/ANW। तो WNG बराबर ANG का मान कितना है 3/2 और ANW का मान दे रहा है 4/3। क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से WNG बराबर 3 तरफ 9 9/4 दूनी 8। अब हम यहाँ से बल निकालेंगे, वो फोकस दूरी निकालेंगे तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं बस 1/f बराबर सूत्र होता है ANG माइनस के 1 यहाँ आएगा 1/f 1/r1 माइनस के 1/r2। उसके बाद हम 1/fw का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा WNG माइनस के 1/r1 माइनस के 1/r2। शॉर्ट में करना है आप अच्छी तरीके से कर लेना, पहले ये मान निकालना उसके बाद में ये समीकरण 1 कर देना। ये समीकरण 2 हो जाएगा 1/f/1/w से भाग देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का डायरेक्ट करना है। ये हम सभी आपको करा चुके हैं ये पीछे। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा ये वाला पद बन जाएगा FW/F एयर बराबर हो जाएगा ANG माइनस के 1 WNG माइनस के 1 FW/F एयर। F एयर का मान कितना है 10 है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। तो और ANG का मान कितना दे रहा है 3/2 माइनस के 1 WNG का मान कितना है 9/8 माइनस के 1। स्क्रीनशॉट ले लो इसका इधर का हो गया। ये हो जाएगा FW/10 बराबर 2 का भाग 3 में देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5 में से 1 घटाओगे 0.5 8 9 में से 8 गया 1/8 बचेगा ये। तो FW/10 बराबर 8 × 40 यानी 4.0/8 क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से तो FW बराबर आएगा 4/40 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें ये कह रहा है प्रकाशक केंद्र से बाईं ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है। इस तरीके से जैसे ये लेंस है यहाँ प्रकाश केंद्र है, इसके बाईं ओर इधर वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर यानी वस्तु की दूरी लेते हैं यू से और जो बाईं ओर की दूरी होगी वो माइनस में लेंगे माइनस के 20 सेंटीमीटर। तब ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या दी है, UV का मान पूछा है। UV का मान पूछा है तो फोकस दूरी का सूत्र लगाते हैं 1/FW बराबर ये इसका मान निकाल लिया हमने W का मान 1/OV माइनस के 1/U 1/OV माइनस 1/U 1/FW का मान कितना है 40 1/OV का मान ज्ञात करना है माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी 1/20 1/20 इधर लाओ उसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा बराबर 1/OV एलसीएम 40 हो जाएगा 40 × 40 20 दूनी 40 1/OV माइनस के 1/40 बराबर 1/OV क्रॉस गुणा करेंगे
तो ये होगी बराबर माइनस के 40 सेंटीमीटर, यही आंसर है। उसके बाद में अथवा में दे रहा है क्वेश्चन, नाभिक की श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान में क्या अभिप्राय होता है। तो क्रांत जैसे कोई अगर नाभिक की विघटन अभिक्रिया हो रही है, जैसे 12 यूरेनियम 238 है, जब इससे कोई क्रिया होगी, जब क्रिया होगी तो उस क्रिया को जारी रखने के लिए, इस विखंडन क्रिया को जारी रखने के लिए जितने द्रव्यमान की आवश्यकता होती है उसे हम क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। परिभाषा चाहो तो दूसरे तरीके से लिख सकते हो, किसी विखंडनी पदार्थ का, किसी, ये पूछ रहा है इसमें, नाभिक की श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है। तो किसी विखंडनी पदार्थ का उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है उसे हम क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यानी खंड दाया का, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये अच्छी तरीके से बार बार वीडियो देखना, बार बार आप पीछे बैठ करके वीडियो देखोगे तब ये क्वेश्चन